हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों पर एक फौजी को पुलिस वाले अरेस्ट कर जबरन नीचे लेकर जा रहे हैं जंगलों में। अक्सर आपने अपराधियों को देखा होगा कि जब उन्हें अरेस्ट किया जाता है तो रस्सियों के सहारे उन्हें बांधकर एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाया जाता है। लेकिन हिमाचल पुलिस को पता है कि जो आर्मी जवान या कहें जो कमांडो है उसे पता है पहाड़ की एक एक चोटियों के बारे में, जंगल के एक एक पेड़ के बारे में। और ऐसे में ये जो इंडियन आर्मी का जो जवान है, जो फौजी है, वो उस पहाड़ों पर से भाग सकता है, पुलिस को चकमा भी दे सकता है। इसलिए जो पुलिस वाले हैं बड़े एहतियात बरतते हुए अब उस जो लोहे की जो जंजीर है उससे उसे बांधा गया है। उस लोहे की जंजीर को जो एक एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस है उसने उसे अपने बेल्ट में बांधकर उसे जंगलों में नीचे लेकर जा रहे हैं। अब आपके मन में सवाल उठ सकता है कि पुलिस वाले एक फौजी को क्यों अरेस्ट कर जंगलों के जरिए नीचे लेके जा रहे हैं। तो कहानी कुछ ऐसी है क्योंकि ये जो फौजी है उसने एक लड़की की हत्या की है जो उसकी बीवी हो सकती थी एक दिन बाद ही। लेकिन एक दिन पहले, शादी से एक दिन पहले, वो अपनी बीवी को रस्सियों के जरिए गला घोटकर मौत के घाट उतारने की कोशिश करता है। जब वो रस्सी से गला घोटता है अपनी होने वाली बीवी का तो अचानक से उस वक्त वो बेहोश हो जाती है और उसे नीचे रखकर वो सोच ही रहा होता है कि मैं अपनी बीवी को जिंदा जला दूं। तभी बीवी की आंख खुल जाती है। बीवी अपने होने वाले पति या कहे फौजी से पूछती है कि तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो, ये क्या चीजें हो रही हैं। फौजी को गुस्सा आता है, एक छोटा सा चाकू निकालकर वो अपनी होने वाली बीवी का गला रेतने की कोशिश करता है। चाकू छोटा पड़ जाता है, वो उससे उसकी हत्या नहीं कर पाता है। फिर फौजी चाकू या कहें खुकरी लेकर वो अपनी होने वाली बीवी का गला उसी वक्त काट देता है। और इस तरीके की प्लानिंग की जाती है। उसे लगा कि पुलिस तो लाश को ढूंढ सकती है और इसलिए उसने अपने होने वाली बीवी को वहीं पर जला दिया जब उसकी सांसें थम गई थी। और उसके बाद किस तरीके से वो भागकर आर्मी हेडक्वार्टर में जाकर छुपकर बैठ जाता है ताकि किसी को कानो कान खबर ना लगे। लेकिन कहानी पलट जाती है और कहानी इस तरीके से पलटती है कि एक आर्मी यूनिट में जाकर छिपने के बावजूद पुलिस उस आर्मी यूनिट से उस आर्मी जवान को उठाती है, पहाड़ों पर लेकर आती है और पूछती है कि बताओ तुमने अपनी बीवी को क्यों मारा, कैसे मारा और तुम्हारा असली मकसद क्या था। क्या है पर्दे के पीछे की वो कहानी जिसमें आप सोचेंगे कि एक शख्स, एक फौजी जवान अपनी ही बीवी से 3-3 बार शादी क्यों कर रहा था। क्या थी असली कहानी, चलिए तफसील से जानते हैं। तो एक फौजी जिसका नाम प्रवेश है, तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक फौजी ने अपनी पत्नी का कत्ल किया, एक फौजी ने अपनी गर्लफ्रेंड का कत्ल किया, या फिर एक फौजी ने अपनी होने वाली बीवी का कत्ल किया। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, ये जब आप पूरी कहानी समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इन रिश्तों में इतना गोलमाल, इतना झोल क्यों है। लेकिन उससे पहले आप ये तस्वीरें देखिए। शुरुआत में आपको दीपक ने तस्वीर ज़रूर दिखाई जहाँ पर पहाड़ियों पर जो फौजी है वो खड़ा हुआ है और उसको नीचे ले जाने का काम कर रही है पुलिस, क्योंकि यहीं पर वो सबूत हैं जो कोर्ट में उसके खिलाफ जब जाएंगे तब जाकर इस फौजी को सज़ा मिलेगी। इन तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि इस फौजी यानी प्रवेश के हाथों को लोहे की जंजीरों से बांधा गया है, जकड़ा गया है और उन्हीं जंजीरों को पुलिस वाले ने अपने हाथ में कस के पकड़ा है और साथ ही साथ अपनी पैंट के लूप से बांध रखा है ताकि ये जो फौजी है ये भागने की कोशिश ना करे। फिर इन्हीं पथरीले रास्तों पर, इन्हीं पहाड़ियों पर नीचे उतरने की कोशिश की जाती है क्योंकि यहाँ पर वो सबूत फेंके गए हैं जिनके द्वारा उस लड़की का कत्ल किया गया, यानी अंशिका को मौत के घाट उतारा गया। वही अंशिका जिसकी एक दिन बाद शादी होनी थी, उससे एक दिन पहले ही उसे मौत के घाट उतार दिया गया, वो भी बड़ी ही बेरहमी से, बड़ी ही चालाकी से इस फौजी ने उसे अपने पास बुलाया और फिर उसे इस दुनिया से रुखसत कर दिया जिसे वो अपनी दुल्हन बनाकर लाने वाला था। इन तस्वीरों में आपको दिख रहा है कि नीचे जाते वक्त जो फौजी हैं, जो पुलिस वाले हैं, वो सब एक साथ कर करके नीचे उतर रहे हैं।
फौजी उनको रास्ता भी दिखा रहा है, क्योंकि उसे अंदाज़ा है कि उसने वो हथियार कहाँ छुपाए, उसने वो सारे सबूत कहाँ छुपाए जिससे अंशिका का कत्ल किया गया। डंडे के सहारे, जो लकड़ी होती है उसके सहारे पुलिस वाले नीचे उतर रहे हैं। इसमें आपको दिख रहा है कि जो कुछ पुलिस वाले, उनके हाथों में फ़ोन भी है, क्योंकि जो भी चीज़ें हो रही हैं बाकायदा उसकी रिकॉर्डिंग हो रही है। जो फौजी है बता रहा है निशानदेही पर, उसके जो भी सामान मिल रहा है सबकी रिकॉर्डिंग हो रही है। पीछे बाकी और पुलिस फोर्स जो है वो भी चल रही हैं। कुछ पुलिस फोर्स ऊपर ही रुकी हुई है, पुलिस की गाड़ी भी ऊपर दिख रही है, साथ ही कुछ मीडिया कर्मी भी दिखाई दे रहे हैं। एक एक करके जो लोग हैं जब नीचे उतरते हैं तभी रास्ता बदलता है। थोड़ा क्लोजअप आप देखिए, यहाँ पर भी आपको दिख रहा है कि किस तरह से, कितनी जद्दोजहद के साथ ये लोग जंगलों में जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहीं पर अंशिका का कत्ल किया गया, यहीं पर अंशिका को मारकर जो सबूत हैं, जो ऐसी जो चीज़ें थी उनको छुपाने की कोशिश की गई हैं, जो कोर्ट में ये साबित कर देंगी कि इस फौजी ने उस लड़की का कत्ल किया है। अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर लकड़ी के सहारे जो घास होती है, जो लंबी लंबी घास उगी हुई है, उनको हटाने की कोशिश की जा रही है कि तभी नज़र देखिए जो पुलिस वाले हैं उनकी कहाँ पर पड़ती है, क्योंकि उन्हें सबूत मिल चुका था। आपको भी अपनी स्क्रीन पर चाकू दिख रहा होगा, ये वही चाकू है जिस चाकू से इस फौजी ने अपनी ही होने वाली बीवी अंशिका को मारने की कोशिश की, और जब वो इस चाकू से कुछ ऐसा नहीं कर पाया तब उसने एक और दूसरा चाकू अपनाया और उसका गला काटने की कोशिश की। इस फौजी ने 2 चाकुओं का इस्तेमाल किया था अपनी पत्नी का गला काटने के लिए। जब पहले में वो फेल हो गया तब इसने दूसरा चाकू निकाला, जो शायद खुखरी है, जो है अपने कैंप से ही लाया था, और उसके ज़रिए इसने उस लड़की का गला काटा। ये पुलिस के हाथ लग गया है, और बाकी कई ऐसे सबूत हैं जो पुलिस को मिले हैं, लेकिन वो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, हम आपको दिखा नहीं सकते बाकी की चीज़ें। लेकिन अब ये जो फौजी है इससे बाकी की पूछताछ की जा रही है। ये फौजी, इसके साथ इसके चाचा, दोनों अरेस्ट हो चुके हैं। लेकिन अंशिका थी कौन, अंशिका के साथ इसने ऐसा किया क्यों, उसका मोटिव क्या था? तो दरअसल जो अंशिका है उनके पिता की मौत हो चुकी है, वो अपनी माँ और अपने भाई जो 12 साल का है उसके साथ रहती हैं। दरअसल जो अंशिका है उसकी मुलाकात 2022 में जो प्रवेश है उसके साथ होती है। पहले दोनों की दोस्ती होती है, लेकिन यही दोस्ती प्यार में तब्दील हो जाती है, और प्यार इतना गहरा होता है कि दोनों के दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। अब कोर्ट मैरिज करने के बाद इन्होंने सोचा था कि परिवार को मनाएंगे, परिवार में कोशिश करेंगे कि इनके जो पेरेंट्स हैं मान जाए, और साथ ही साथ जो प्रवेश है उसके भी पिता नहीं है, वो अपने चाचा के साथ रहता है, तो उसने भी सोचा वो अपने चाचा को मना लेगा। लेकिन जब फैमिली नहीं मानती, फैमिली का प्रेशर होता है, और इसी सिलसिले में 2023 में ये दोनों डिवोर्स ले लेते हैं। लेकिन डिवोर्स लेने के बाद भी ये दोनों अलग अलग रह नहीं पा रहे थे। भले इन्होंने कोर्ट मैरिज की थी, एक साथ नहीं रह रहे थे, लेकिन डिवोर्स लेने के बाद होता यह है कि दोनों एक दूसरे के पास फिर से जाना चाहते हैं, दोनों एक दूसरे के हमसफ़र बनना चाहते हैं, और इसीलिए 2024 में ये लोग फिर से शादी करते हैं। अब शादी करने के बाद 2024 में चीज़ें ठीक चल रही थी, कोशिश हो रही थी कि परिवार को मना लिया जाए, लेकिन 2025 में जो अंशिका है वो 4 महीने की प्रेग्नेंट हो जाती है, और जब ये सारी चीज़ें घर वालों को पता लगती हैं, प्रवेश के पेरेंट्स यानी प्रवेश के जो चाचा हैं जिनके साथ वो रहता है उनको पता लगती है, तो वो भी बोलते हैं कि ठीक है, अब जब लड़की प्रेग्नेंट हो गई है, तुम इतनी बार शादी कर ही चुके हो, डिवोर्स भी ले चुके हो, फिर शादी कर चुके हो, तो ठीक है, रीति रिवाज के साथ समाज के सामने तुम दोनों की शादी करवा दी जाती है। अब परिवार में सब कुछ ठीक हो गया था, अंशिका के परिवार वाले भी मान गए थे और प्रवेश के परिवार वाले भी मान गए थे। अब यहाँ पर आप तस्वीरें देख रहे हैं कि जो अंशिका की माँ है उन्होंने एक सूटकेस, आप इसमें देखिए, जोड़ा रखा हुआ है लाल रंग का, एक लड़की जिसकी शादी होने वाली है उसके लिए। तो अंशिका के सारे वो सामान हैं, वो सारी तैयारियां हैं जो उसकी शादी के लिए की जा रही थी, और 24 सितंबर को उसकी शादी होनी थी। जो टाइमिंग था, जो वेन्यू था, हर चीज़ डिसाइड हो गई थी, लेकिन उससे पहले उसका कत्ल कर दिया जाता, और कत्ल किसी और के द्वारा नहीं बल्कि जो ऑफिशियली अब समाज के सामने उसका हस्बैंड होने जा रहा था वही उसका कत्ल करता है। होता दरअसल ऐसा है कि 22 तारीख को जो अंशिका है, जब वो खाना वगैरह खाकर सोने जा रही होती, तभी जो फौजी है, जो प्रवेश है, ये उसको कॉल करता है और बोलता है कि देखो, मैं तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे घर के पीछे आया हूँ, मुझे आकर मिलो। अंशिका जाकर उसके पास जाती है, उससे मिलने जाती है, और फिर ये जो पहाड़ी रास्ता आप देख रहे हैं, इसी के ज़रिए वो उसे कुछ नीचे ले जाता है, घर से करीब 300 मीटर के दूर। वहाँ पर उसे बातचीत करता है और उसका कत्ल करता है। अब बातचीत क्या होती है? तो दरअसल वो
चाह रहा था कि जो अंशिका है वो ये प्रेगनेंसी जो है उसे अबॉर्ट कर दे, वो अपना अबॉर्शन करा ले, यानी कि इस बच्चे को इस दुनिया में ना लाए, जिसके लिए अंशिका मान नहीं रही थी। लड़ाई बहुत ज़्यादा होती है, वाद विवाद होता है, और इसी सिलसिले में जो फौजी ने पहले से प्लानिंग कर रखी थी वो वहाँ पर रस्सी लेकर गया था। आप सोचिए अगर पहले से प्लानिंग नहीं होती तो क्या वो रस्सी वहाँ पर लेकर जाता। वो उस रस्सी के ज़रिए उस लड़की का, अंशिका का गला घोटता है। गला घोटते वक्त जब अंशिका गिर जाती है तो उस फौजी को लगता है कि शायद उसकी मौत हो गई, लेकिन जैसे वो नीचे बैठता है उसका गला काटने के लिए, तभी होता ऐसा है कि वो अपनी आंखें खोल देती हैं, और आंखें खोलने पर अंशिका बोलती कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तभी जो फौजी है वो बोलता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया, और फौरन अंशिका के गले पर हाथ रखता है, उसको दबाना शुरू करता है, और अपना जो चाकू लेकर आया था उस चाकू को निकालकर उसके गले को काटने की कोशिश करता है। लेकिन एक चाकू से उसका काम नहीं बनता। इसके बाद वो खुखरी निकालता है, उससे अंशिका का गला काटने की कोशिश करता है, और जब पूरी तरह से गला कट जाता है, खून बहने लगता है, खून की जो छींटें वो कुछ उस पर भी गिर जाती हैं, तब जाकर उसे तसल्ली होती है कि अब अंशिका मर गई है। अब इसके बाद वो जो बाइक लेकर आया था उस बाइक से तेल निकालता है। पेट्रोल निकालने के बाद अंशिका की बॉडी पर डालता है। ये जो आप जगह देख रहे हैं यहीं पर उसने उस लाश को जलाया था। बॉडी पर तेल डालने के बाद आग लगा देता है, और जो पूरी जो लाश थी यानी जिसका कत्ल किया, जो उसकी होने वाली बीवी थी, उसको मारने के बाद आग लगाने के बाद वो सारा सामान इकट्ठा करता है। अंशिका का फ़ोन है, उसकी सिम तोड़ता है, उसका फ़ोन लेता है, और जिस जगह पे खड़ा होता है वहाँ से कुछ दूर जाता है, और बड़ी ही दूरी पर क्योंकि वो स्ट्रेंथ थी उसके अंदर, वो एक फ़ौजी था, तो काफ़ी दूर वो ये जो चाकू हैं, जो रस्सियाँ हैं, जो उसने केन यूज़ की पेट्रोल के लिए, और बाकी जो सामान था वो सारा उन्हीं झाड़ियों में फेंक देता है। और इसके बाद प्लानिंग करता है बचने की, यानी कि एक स्केप प्लान बनाता है कि किस तरह से उसे पुलिस के चंगुल से बचना है। अब जैसे ये लाश, आधी जली लाश जब गाँव वाले देखते हैं, उधर माँ को पता लगता है कि उनकी बेटी की मौत हो गई है, अगली रोज़ उसकी शादी थी, वो तैयारियां कर रही थी, तो गांव में हलचल मच जाती है। लेकिन पुलिस इस फौजी तक कैसे पहुंचती है, फौजी को भगाने वाला आखिर कौन था जो उसको आर्मी कैंप में छोड़ कर आता है, और किस तरह से पुलिस पूरे केस का खुलासा करती है, और फिलहाल अभी पुलिस को क्या क्या बरामद हुआ है आप वो भी समझिए। देखिए, ये जो फौजी है ये शातिर तो बहुत था, और इसने सोचा कि मैं क्यों ना अपने परिवार के लिए दो दो जानों को एक साथ आहुति दे दूं। मकसद उसका ये था कि उसने अबॉर्शन के लिए कहा, मना कर दिया गया लड़की के द्वारा, और उसके बाद फैसला लिया गया कि मुझे मारना है। अब ये जो चीज़ें हो रही थी इसमें वो अकेले शामिल नहीं था, क्योंकि जो फौजी है उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं है, और अक्सर इस घर के जो भी बड़े फैसले होते हैं फौजी का चाचा ही लेता है। चाचा का कहना था कि उस चाचा को कभी भी ये लड़की पसंद नहीं थी, और क्योंकि बार बार दबाव बनाने के बाद जब चाचा ने मान लिया कि ठीक है मैं इस लड़की के साथ तुम्हारी शादी के लिए तैयार हूं, लेकिन क्योंकि समाज हम पर थूकेगा और कहेगा कि शादी के महज 5 से 4-5 महीने में बच्चा कैसे हो गया, ऐसे में तुम उस लड़की को बोलो कि वो अबॉर्शन करवा कर तुम्हारे से शादी कर ले, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसा उसके चाचा का कहना था। अब इसी बात को लेकर ये झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ा क्योंकि फौजी को लगा कि अगर आज ये मेरी बात नहीं मानेगी तो मैं इसे मौत के घाट उतार दूंगा। जो सालों साल का जो प्यार था उसने चाकू से उसे रौंद दिया, चाकू से उसका कत्ल कर दिया, और उस चाकू को उठाकर उसने दूर जंगल में फेंक भी दिया। मकसद उसका यह था कि अगर लाश मिल भी जाए तो उसके आसपास हथियार बरामद ना हो। अब यहां पर जब वो हत्या तो उसने कर दी, अब वो सीधे भागकर जाता है अपने चाचा के पास, चाचा को पूरी कहानी बताता है। चाचा को लगता है कि देखो मेरी इज्जत तो बची रह गई, हमारे परिवार की इज्जत तो बची रह गई, अब इस इज्जत के लिए जरूरत है एक ऐसे क्राइम को करने की जिसमें पुलिस वाले चाह कर भी फौजी के ऊपर हाथ नहीं डाल सकते हैं। और इसलिए जो चाचा है अपनी गाड़ी में बैठाकर, पर्सनल गाड़ी में बैठाकर, किसी और गाड़ी से नहीं, 250 किलोमीटर दूर जम्मू के यूनिट में उसे ले जाकर उतार देता है। वो अपनी यूनिट के अंदर चले जाता है। जब इस पूरी चीज की जो कहानी, जब एक पता लगता है कि एक अधजली लाश मिली है जंगलों से, जब उसके बारे में कुंडली खंगाली जाती है तो पता लगता है तो अंशिका है, अंशिका के बारे में डिटेल निकाली जाती है तो पता लगता है कि अंशिका की तो शादी होनी थी। अब जब शादी होनी थी तो शादी होने वाला जो दूल्हा है वो कहाँ है। जब पुलिस ने इसके बारे में खंगाला तो पता लगा कि वो तो जनाब आर्मी में चले गए हैं, वो तो अपनी यूनिट को ज्वाइन कर चुके हैं। अब यहाँ पर
जो लड़की की जो माता जी हैं वो बार बार एलिगेशन लगा रही थी कि जो लड़के के जो परिवार वाले हैं उन्होंने ये सारा कृत्य किया है क्योंकि वो शादी से नाखुश थे और इसलिए लड़के के घर वालों ने ही उनकी बेटी को मौत के घाट उतारकर जंगलों में जलाने की और फेंकने की एक नाकाम कोशिश की है। जब पुलिस ये पूरी कहानी समझती है कि एक तरफ मां कह रही है, दूसरी तरफ जिसकी शादी होनी है वो अपनी शादी से कुछ ही घंटों पहले 250 किलोमीटर दूर जम्मू अचानक से क्यों चले जाता है, क्या नौबत आ चुकी थी, क्या जंग जैसे माहौल थे। जब सारी चीजों को परखा जाता है तो पता लगता है कि कोई भी ऐसी बात थी नहीं और सिर्फ उसने हत्या करने के बाद बचने के लिए आर्मी कैंपस में छुपना सोचा कि उसे लगा कि पुलिस कभी भी आर्मी कैंपस के अंदर नहीं आ सकती है। लेकिन तमाम प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए खाकी वर्दी वाले आर्मी कैंप से उस फौजी को उठाते हैं और उसे लाकर उससे गहन तरीके से पूछताछ शुरू की जाती है। शुरुआत में तो उसने अब रौब दिखाया कि देखिए सर, आपने गलत इंसान को पकड़ लिया, मैं तो देश सेवा के लिए काम करता हूं, मेरे से ऐसी कोई भी चीज नहीं हुई, आपने गलत इंसान को पकड़ लिया है। जब सामने चाचा को बैठाया जाता है, वही चाचा जिसकी कुछ देर पहले अच्छे तरीके से पुलिसिया जो तरीका होता है पूछने का, जो पुलिसिया खातिरदारी होती है, चाचा सब कुछ बता चुके थे। जब चाचा को उसने अपने सामने बैठा पाया तो उसे लगा कि चाचा ने तो पूरी कहानी शायद बता दी होगी, तो तोते की तरह वो अपनी पूरी कहानी बताता हुआ चले जाता है। अब इस पूरी कानूनी प्रक्रिया में कोई भी अगर आपको कोर्ट में जाकर आपको कोई सबूत पेश करना हो, आप ये नहीं कह सकते कि ये जो अपराधी है इसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। कोर्ट में चाहिए होता है वो हथियार। लाश तो बरामद हो गई, वो हथियार, जिस हथियार से मर्डर किया गया, मर्डर वेपन कहां पर है, किस जगह पे जो सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें बरामद करनी पड़ेंगी। अब ये जो हिमाचल वाला जो इलाका है, आपने देखा होगा जो पहाड़ी इलाके होते हैं वो उतने ज्यादा चौड़ी सड़कें होती नहीं है, आसपास जंगल होता है और उस जंगल में जो चाकू फेंका गया उसे बरामद करने के लिए पुलिस भी हक्की बक्की रह गई कि मान लीजिए मैं एक सड़क किनारे खड़े होकर चाकू फेंक दूं, पत्थर फेंक दूं, वो कहां जाके गिरेगी किसी को नहीं पता। लेकिन बावजूद इसके तारीफ करनी पड़ेगी हिमाचल पुलिस की कि किस तरीके से उन्होंने उसे अपने जंजीरों से बांधा, उसे लेकर गए, उन्होंने पूछा कि आप बताइए आप कितनी दूरी पर कोई चीज फेंक सकते हैं, और उससे ले जाकर जंगल में ले जाकर हर एक तिनका खंगाला गया है। सोचिए जो पहाड़ी जंगल होते हैं, समतल जमीन नहीं होती है कि आप गए और आपने ढूंढा, आपने निकाल लिया। खड़ी जो चढ़ाई होती है, खाई होती है, उसमें नीचे उतरना पड़ता है, एक एक पेड़ को पकड़कर आप नीचे उतर सकते हैं, वहां पे जान का खतरा बना होता है। बावजूद उसके मर्डर वेपन को जब बरामद कर लिया गया तब जाकर पुलिस वालों के सुकून आया कि चलो अब एक मर्डर वेपन आ चुका है, मोटिव भी पता लग चुका है और उसे तब थाने लेकर जाया जाता। ये जो तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, चाचा और वो जो भतीजा जो हत्यारा है, जो अपने आप को फौजी कहलवाता है, वो किस तरीके से मन में और उनके चेहरों पर कोई भी शिकन आपको नजर नहीं आ रही होगी, क्योंकि इसके चेहरे पर अपनी जो उसने कृत्य किया, जो हत्या की, उसका कोई भी उसे गलत तरीके का एहसास नहीं है। उसे लग रहा है कि मैंने अपने परिवार के खातिर जो किया सही किया। और जब पुलिस इसे लेकर जाती है, तमाम तरीके से रिपोर्टर पूछताछ करने की कोशिश करते हैं, कोई जवाब नहीं देता, लेकिन चेहरे पर एक रत्ती भर भी इसके शिकन नहीं था। तो एक ऐसा हत्यारा अभी पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन एक ऐसा हत्यारा जिसने सोचा कि मैं एक ऐसा क्राइम कर दूंगा रात के अंधेरे में पहाड़ी इलाके में जिसमें किसी को कानो कान कोई खबर नहीं लगेगी, और मैं जाकर हत्या करने के बाद जाकर मैं सीधे अपने आर्मी यूनिट को ज्वाइन कर लूंगा, वहां पर भी पुलिस नहीं आ सकती है। तो जितने भी अपराधी जो गलत तरीके का काम करने का सोचते हैं और सोचते हैं कि हम पुलिस को तो आराम से बेवकूफ बना देंगे, कोई हमें नहीं पकड़ सकता, तो इस गलत फहमी को अपने दिमाग और जहन से निकाल कर उखाड़ के फेंक दीजिए। क्योंकि जब पुलिस जहां आप कहीं भी अपराधी होगा, जिस भी कोने में होगा, उसे ढूंढकर पकड़कर कानून के सामने पेश जरूर करती है। भले ही उनमें खामियां हो, भले ही वो गलतियां करते हो, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें पुलिस की तत्परता, पुलिस की जो कार्रवाई होती है, पुलिस की जो छानबीन होती है, ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन होता है, जो वर्णित है ना, आपको जो फुटेज दिखा है, पहली बार आपने देखा होगा ऑन कैमरा लाइव किस तरीके से जो पुलिसिया इन्वेस्टिगेशन होती है, जो पुलिसिया जो क्राइम सीन रिक्रिएट होता है। आप ग्लव्स पहनते हुए पुलिस वालों को देख रहे हैं, नीचे उतरते हुए देख रहे हैं,
तो ये जो चीजें हम जो बैठकर कह देते हैं कि पुलिस जांच ठीक से नहीं कर रही है, ये इतना भी आसान नहीं होता है। बस एक ऐसे ऑफिसर्स की जरूरत होती है जो इस केस को लेकर संजीदा रहें, उन्हें लगे कि हमें लोगों को इंसाफ दिलवाना है, तो कोई भी बड़ा सा बड़ा केस भी छोटा बन जाता है, उसे आसानी से सुलझाया जा सकता है। तो लेकिन हमारा मकसद ये था कि किसी भी तरीके से आपको एक कहानी बताना जहां पे जो अपराधी है अपने शादी से एक रोज पहले भाग जाता है, उसे लगता है पुलिस उसे नहीं पकड़ पाएगी, लेकिन बावजूद तो पकड़ा जाता है। और जो भी अपराधी ऐसे सोचते हैं, उन्हें इस केस स्टडी को, इस स्टोरी को सुनकर देखकर समझ में आ चुका होगा कि जब एक ट्रेंड जो इंडियन आर्मी का जो जवान है वो अगर नहीं बच पा रहा है, तो जो आम अपराधी सोचते हैं कि हम क्राइम करके बच जाएंगे, कोई हमें पकड़ नहीं सकता, तो इस गलतफहमी को आप निकाल दीजिए। तो फिलहाल के लिए देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम, और जितने भी दर्शक इस शो को देख रहे हैं, हम आप सभी से दरख्वास्त है कि अगर आपके मन में भी ऐसी कोई क्राइम स्टोरीज या इन्वेस्टिगेशन है जो आप चाहते हैं कि हम आसान शब्दों में आप तक लेकर आए, हम दोनों लेकर आए, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर उस स्टोरी का या इन्वेस्टिगेशन जो आप समझना चाहते हैं उसका कमेंट जरूर करें, ताकि हम उसे पढ़ें और आपके लिए उसे पेश कर सकें। तो फिलहाल के लिए देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम, मंडे टू फ्राइडे शाम 7:30 बजे, ओनली ऑन क्राइम तक।